हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी और जो अभी तक हमने पढ़ाई की है, जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने क्लियर किए हैं, जिसमें पहला टॉपिक जैसा हमने सिलेबस वाइज उठाया था, उसमें पहला टॉपिक आपका सामान्य परिचय हुआ, जिसमें हमने सिलेबस देखा। फिर दूसरा टॉपिक हमारा था जो प्राचीन भारत को जानने के सोर्सेज हैं, उसको हमने कंप्लीट किया। उसमें साहित्य हुए, पुरातात्विक हुआ, उसको कंप्लीट किया। अब जो ये हमारा तीसरा टॉपिक है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक जैसे वैदिक हुआ, उसके बाद फिर जो आगे के सेगमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने हूबहू वैसे के वैसे ही उतार दिए, जिससे आपको ये ना लगे कि ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस यहां से कम उठाता है, मेंस में वो जोड़ के क्वेश्चन पूछता है जो आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाएंगे। लेकिन यहां हिस्ट्री की फॉर्म में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो ना के बराबर होंगे, और ना के बराबर जब क्वेश्चन होंगे तो हम बिना क्वेश्चंस किए हुए अपने टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लगाएंगे जो भी आए हुए हैं, वनडे एग्जाम्स में आए हुए हैं या स्टेट सर्विसेज में आए हुए हैं वो। अब स्टेट सर्विसेज के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। अब स्टेट सर्विसेज का जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो यूपीएससी सीधे सीधे स्टेट सर्विसेज के साथ दो तीन क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना सकती है, और बनाती है। तो अपना पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें। जो चीजों को हम सीधे, क्योंकि मैं पूरी क्लास पढ़ा चुका हूं, आप सीधे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके आंसर जानेंगे, और अगर आपको उस आंसर की व्याख्या लेनी हो तो हमारी सारी की सारी क्लासेस लिंक में पड़ी हुई हैं, आप उनको देखें। अब यहां पे उसको एक्सप्लेन करना फिर से वही होगा कि टाइम की फिर से कंसेप्ट करना होगा। यहां आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके आंसर देखिए कि ये इसका आंसर होता है, और उसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो सारी की सारी क्लासेस आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, आप वहां से देखें उस क्लास को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो अब यहां से ये बुक है हिंदू पॉलिटी, अब इसके लेखक कौन है तो ये आपको बताना होगा। केपी जायसवाल, वाशम, नीलकंठ शास्त्री या राय चौधरी। अब ये व्यक्ति आपने देखे ही नहीं, ये सारे के सारे व्यक्ति आपकी नजरों के सामने आए ही नहीं, लेकिन आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा पहला ए ऑप्शन, केपी जायसवाल। केपी जायसवाल वो लेखक हैं जिन्होंने हिंदू पॉलिटी बुक लिखी है। क्लियर। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल, क्योंकि हम देख रहे होंगे कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसे पहले हिंदू काल कहा जा रहा है, जहां पे सनातन धर्म दिखाई देगा, बहुत बड़े एरिया में दिखाई देगा। फिर उसके बाद मुस्लिम शासक आएंगे जिसको हम मुस्लिम काल कहेंगे, जिसमें मुगल्स वगैरह फेमस हो जाएंगे, और उसके बाद एक काल और आएगा जिसको आधुनिक काल कह रहे होंगे, यहां पे ब्रिटिशर्स राज करेंगे तो इसे आधुनिक काल कहेंगे। अब इसी के ऊपर जो विभाजित करके एक किताब लिखी गई है, उसको किसके द्वारा लिखा गया है, जेम्स मिल, लॉर्ड मैकाले, स्मिथ या जेएस मिल। अब देखिए जेम्स मिल और जेएस मिल ये आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है आपका जेम्स मिल है। उन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें ये क्लासिफिकेशन किया है कि ये हिंदू काल है, ये मुगल काल है, या ये आधुनिक काल है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिस से याद रखना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, इसी तरीके से याद होंगे। अगला क्वेश्चन है 1904। देखिए मैंने कल ही अपनी क्लास में बताया था 1904 कर्जन का टाइम पीरियड है, जब पुरातत्व विभाग वो बन रहा होगा। अब कमेंट बॉक्स में आपको यह लिख के बताना है कि पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है, क्योंकि ये कल की क्लास में मैंने बताया है।
1904 में लिखित बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसकी है, आपको ये बताना है। नीलकंठ शास्त्री, बाशम, B.A. स्मिथ या राय चौधरी। अब ये नाम आप देखिए, नीलकंठ शास्त्री यहां पे भी थे, वाशम यहां भी थे, राय चौधरी यहां भी थे। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसके जो आंसर हैं वो है B.A. स्मिथ। इस व्यक्ति ने यह किताब लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर तभी पता हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते जाएं क्वेश्चंस की। ये चीजें आपको यहीं से पता चलेंगी, आप इस क्लास को देखते जाएं और यहां से इसी तरीके के क्वेश्चन पता चलेंगे क्योंकि यहीं से हमारा हिस्ट्री पता चलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची अस्तित्व में होने की पुष्टि करी जो तब तक बीते हुए 6053 वर्षों में हुए थे। अब ऐसा कौन सा ऐसा विदेशी राजदूत था, क्योंकि मैं जब आपको विदेशी राजदूतों के बारे में बता रहा था वो आपको पता होने चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम कौन आया, बिंदुसार के टाइम कौन आया, अशोक के टाइम कौन आया, चीन से कौन कौन से यात्री आए जिसमें फायान होगा, हुइंगसोंग होगा, इत्सिंग होगा। इस पूरी चीज को आप जो लिंक दिए गए हैं क्लास के उसके देख के ये सारे आंसर दे सकते हैं आप उसमें सक्षम होंगे। अब यहां से आपको बताना है कि मेगास्थनीज है, फायान है, इत्सिंग है, हुइंगसोंग है। जल्दी आंसर दें और इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अब ये आंसर सीधे आप लगा सकते थे जब आप क्लास देखे होते। क्यों? क्योंकि फायान चीनी यात्री है, इत्सिंग चीनी यात्री है, हुइंगसोंग भी चीनी यात्री है और मेगास्थनीज जो है वो एक राजदूत है। और ये राजदूत किसका है? निकेटर का राजदूत है। ये सारी की सारी चीज क्लास में बताई गई है। यहां पे सीधे पूछ लिया कि कौन सा विदेशी राजदूत था। ये राजदूत नहीं थे, ये लेखक थे, ये पढ़ने आए थे यहां, ये यात्री थे, राजदूत नहीं थे, किसी राजा ने नहीं भेजा था इन्हें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। अब ये कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक किसे कहते हैं। तो ये मैंने बताया था कि पहली बुक राज तरंगिणी थी जिसको हम फर्स्ट वास्तविक बुक बोल रहे हैं इंडिया की, जो कि कश्मीर का इतिहास भी बताती है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें, लेकिन मैं आपको यहां लिख देता हूं, ये कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। अब एक व्यक्ति सेम ऐसा ही है जिसका नाम इसी से मिलता जुलता है, जिसका नाम है विल्हण। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि विल्हण की किताब कौन सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की गई है? अब यहां पे ये चीज पता चलती है कि जो आपसे पूछा जा रहा है कि मैकियावेली, अब मैकियावेली का उपनाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ये आपको पता करना चाहिए। अब मैकियावेली की एक किताब है जिसका नाम है द प्रिंस। यहां से एक क्वेश्चन आपको पता चल गया कि मैकियावेली ने एक बुक लिखी प्रिंस। अब उसी की जो तुलना की जा रही है वो की जा रही है अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र किसकी किताब है? ये किताब है चाणक्य की। ये चाणक्य की किताब है, यहां से दिखाई दे रहा होगा चाणक्य। अगले क्वेश्चन पे अब जब हम चलें, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया। अब प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित, सुनियोजित मीन्स होता है एकदम फॉर्म में, किसने इतिहास तैयार किया? तो वो तैयार किया है आपके B.A. स्मिथ। ठीक है, B.A. स्मिथ के द्वारा वो इतिहास तैयार किया गया है, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है।
कि एक प्रॉपर फॉर्म में B.A. स्मिथ ने यहां का हिस्ट्री लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलें। प्रसिद्ध बुक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इंडिया, पॉलिटी हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक हिस्ट्रिया में जो महाभारत के युद्ध के बारे में, उसके समय को लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है, इसके लेखक कौन है? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि 4000 ईसा पूर्व से 4वीं ईस्वी तक इस पूरे टाइम पीरियड को माना जाता है कि इसमें सारी किताबें लिखी गई, सारी चीजें हुई, बताया था स्टार्टिंग की क्लास में। वही देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से लेकर गुप्त साम्राज्य तक किस व्यक्ति ने अपनी किताब में लिखा है? H.C. राज चौधरी, R.C. मुखर्जी, R.C. मजुमदार, रोमिला थापर। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा H.C. राज चौधरी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी किताब किसके द्वारा लिखी गई? और ये आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका K.A. नीलकंठ शास्त्री। इनकी किताब का जो नाम होगा अ हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इंडिया एंड अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये किसकी बुक हो गई? ये किताब हो गई आपके K.L. नीलकंठ शास्त्री। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, इन सारी किताबों के कौन लेखक हैं? 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 अशोक, 3 फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, 4 ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए, अभी आपको एक साथ लिख लेना चाहिए। और इनके जो लेखक हैं वो हैं आपके R.K. मुखर्जी। अब R.K. मुखर्जी यहां पर डालिए, R.K. मुखर्जी, और इनके सामने इनकी चारों किताबें लिख लीजिए, बात खत्म। जब रिवाइज कर रहे होंगे तो ये दिखाई दे जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्व कोश है, उसके लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ये दिखाई दे रहा होगा P.V. काणे के द्वारा। अब जो व्यक्ति काणे हैं, ये किसी के नाम की मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन याद करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे तरीके हों जिससे आपको याद हो। जो P.V. काणे हैं वही यहां का नियम है, कानून है, प्रथाएं, उन पर बात करेंगे। सारी की सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। अब मार्क्सवादी विचार किस तरीके के विचार होते हैं? तो ये दर्शन जब हम पढ़ते हैं तब उसमें दिखाई देता है कि कार्ल मार्क्स के कैसे विचार थे। वो ये कहते थे कि सत्ता एक किसी के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। मजदूर और जो मुख्य संघ है उसमें सत्ता का समन्वय होना चाहिए। हेवन एंड हेल की थ्योरी जो देते हैं उसमें दिखाई देगा। तो बताइए मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत किसे माना जाता है? D.D. कौशाम्बी, D.R. चनाना, R.S. शर्मा, बिपिन चंद्र। तो यहां पे जो D.D. कौशाम्बी हैं उनको मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रदूत माना जाता है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीजें यहां से क्लियर होती रहेंगी। अब उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है। अब देखिए मैंने बताया था कि जब हम अभिलेख पढ़ रहे होंगे ये चीज यहां पे समझ में आती है। देखिए पीसीएस ने वो क्वेश्चन उठाया है कि जो अभिलेख लिखे जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं, तो उनको अध्ययन जो करते हैं उस फॉर्म को क्या कहते हैं? तो अब आपको ये बताना होना, ये सिक्कों को कहते हैं। इकोनोग्राफी किसे कहते हैं? एपिग्राफी क्या कहते हैं?
एथनोग्राफी किसे कहते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इनका क्या एक ड्रॉबैक रहा कि इन्होंने सीधे सीधे यहां लिख दिया अभिलेख शास्त्र, और अभिलेख ही उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो आंसर अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो वो सीधे मार चुका होगा कि एपिग्राफी इसे कहते हैं। अभिलेख शास्त्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके अध्ययन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? साहित्यिक है, सिक्के हैं, या वैदेशिक जो विचार हैं वो है? नहीं, ये बदले जा सकते हैं, ये झूठे हो सकते हैं। कोई विदेशी अगर उसके साथ यहां गलत किया गया तो वो यहां के बारे में गलत चीजें लिख सकता है। साहित्यिक लिटरेचर को बदला जा सकता है, कॉइन्स दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो अभिलेख हैं, मैंने बताया था कि अभिलेख एक बार जो गुद गया वो गुद गया, खत्म। जैसे कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वहां अशोक के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अशोक के बारे में जो लिखा हुआ है उसको बिगाड़ा नहीं गया है। उसके बाद में उसके नीचे जो जगह लिखी हुई है जो खाली है उसमें हरिशेन ने अपने राजा के बारे में लिखवाया है। तो अभिलेख सबसे ज्यादा वैलिड चीज माने गए हैं किसी भी इतिहास को जानने के लिए। शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है उसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है शिलालेख में? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंबित नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वो दिखाई देता है। पक्षपात पूर्ण होता है, नहीं, ये नहीं है। देखिए, बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते। सीधा सीधा ऑप्शन दिया है और सीधा सीधा वहां भी पूछेगा, लेकिन जब आप एक बार अच्छे से पढ़े होंगे, ये सारी की सारी क्लासेस में बताया गया है ये पॉइंट, और ये मेरे खुद के लिखे हुए क्वेश्चन नहीं है, ये सीधे सीधे आपके सामने उकेरे हुए वही क्वेश्चन है जो कि अगर मैं इसे टाइपिंग करवाता तो आपको लगता कि इन्होंने अपने मन से बनवाए, अपनी क्लास से बनवाए। मैंने अपनी क्लास से एक क्वेश्चन भी इसमें टाइप नहीं करवाया अपने टाइपिस्ट से। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि किसी स्टेट सर्विसेज या किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर यहां पे टाइपिंग किए हुए क्वेश्चंस होते तो आपको लगता कि ये वैभव सर ने क्वेश्चंस टाइप करवाए हैं क्योंकि इन्होंने क्लास में यही पढ़ाया था। यहां पे टाइप किए हुए क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सीधा का सीधा आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको हर क्वेश्चन वो क्लासेस में दिखाई देगा, बशर्ते आपने वो सारी क्लास बहुत ध्यान से देखी हो। मायने आपके ये होने चाहिए कि अगर हम कोई टॉपिक छोटे से छोटा पढ़ रहे हैं तो उस छोटे से छोटे टॉपिक में से छोटा सा छोटा क्वेश्चन जब आए तो हम उसे बनाने में, उसे लगाने में सक्षम हो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी सफलता आपके कदमों में आए या ना आए, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने दिमाग से सफल होने चाहिए। आप हार जाने के बाद भी अगर अपने आप को जीता हुआ महसूस करें तो आप सफल हैं। इसका मायने ये बिल्कुल नहीं है कि आप आईएएस बने या ना बने, आप दिमाग से आईएएस होने चाहिए। उसी तरीके से जब हम अगले पॉइंट पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें, तो सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिका नाम सबसे पहले दिया। तो ये जब हम हड़प्पा पढ़ रहे होंगे वहां पे ये मेनली आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो हम इसका आंसर अभी देख लेते हैं कि सिंधु द्वारा सिंचित जो प्रदेश है उसको इंडिका कहा गया, और ये किसने दिया इसको नाम? तो मेगास्थनीज हुआ, फायान हुआ, हखामनी ईरानियों के द्वारा दिया गया या यूनानियों के द्वारा दिया गया। तो ये जो नाम है वो हखामनी जो ईरानी हुआ करते थे, जो ईरानी लोग थे, उन्होंने इसको इंडिका कहा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिका किसके द्वारा कहा गया। जो सिंधु एरिया है उसको इंडिका किसने कहा? अगला क्वेश्चन है, चीनियों ने भारत के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, वो क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहां से ये चीज पता चलती है जब हम फायान और ह्वेंगसोंग की किताब देख रहे होंगे, वहां पे ये पता चलेगी।
कि इन्होंने इंतु शब्द कई बार बोला गया है, इंतु शब्द नाम यूज किया गया है, इंडिया के सापेक्ष में इंतु इंतु कहा गया है, तो इंतु इसका सही आंसर हो जाएगा, इंतु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19। इडोज या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया? मेगास्थनीज, एरियन, फाहियान, यूनानियों ने। अब यहां से जो चीज पता चलेगी, वो जो इडोज शब्द है, जो ये शब्द है, वो यूनानियों के द्वारा बाद में यूज किया जाएगा। हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अब हिंदू किसने यूज किया? अब हिंदू को जो सबसे पहले यूज किया है, वो किया है आपके फारस के लोगों ने। जो फारस के लोग हैं, वो सबसे पहले हिंदू शब्द यूज कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडस जो शब्द है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका जो जन्म है वो कैसे हुआ? तो इंडस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये सारे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन ही ना रहे कि इंडस कैसे आया, हिंदू कैसे आया, इंडोज कैसे आया, इंडिया कैसे आया। ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होती जानी चाहिए, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार जोड़े जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि जोड़ के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे लास्ट क्वेश्चंस में से एक। इंडोज शब्द, फिर से वही उसी तरीके का क्वेश्चन है। इंडोज यूनानी, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? अब जो प्राचीनतम राजा इसमें बताए जा रहे हैं, अगर कथा कथित जैसे मान लें कि कौन थे, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो इसमें जो भारत के राजा माने जाते हैं, मनु वैवस्वत कहलाते हैं। और ये मेरे बताए हुए आंसर बिल्कुल नहीं है, ये आयोग ने जो आंसर की दी है उसके बिहाफ पे आंसर है। तो ये ऐसा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना सोचने लग जाइएगा कि नहीं सर इसका तो यहां दिखाई देता है, इसका ये दिखाई देता है। ये इसमें मेरी कोई भी बात नहीं है, और अगर कोई बात पाई भी गई तो पूर्णतः काल्पनिक होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा आयोग के द्वारा आंसर की है, उसी के बिहाफ पे मैं बता रहा हूं। काल्पनिक है, लेकिन आंसर जो दिया है वो आयोग के द्वारा दिया गया है और उसको मानना होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। जैसा कि कोचिंग है उसी हिसाब से ये भी स्टेटमेंट देखिए सामने है। इतिहास क्या है? विज्ञान है, साइंस। आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, एस.के. पांडे सर की, प्राचीन भारत के इतिहास की एक बुक है, एस.के. पांडे। उसमें सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन पेज है, उसमें ही कुछ ऐसी लाइन लिखी हुई थी जो कि मैं आपको कल शेयर जरूर करूंगा। प्रॉपर इसी तरीके की लाइन लिखी हुई थी, वो चीज मैं आपको पक्का शेयर करूंगा। अब इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा, इस कथन को किसने कहा? और इस कथन को कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं ब्योरी, जो ब्योरा देंगे। ब्योरा ज्यादा यही दे रहे हैं